कहां कहां बूंदे पड़ी, आप उस लोकेशन को ढूंढने निकलेंगे क्या? और एक बात बताऊं, सरकारों में बैठे लोग और बाबुओं के लिए, नौकरशाही के लिए खास तौर पर पारसी, यहूदी, जैन, इस्लाम, हिंदू, क्रिश्चियनिटी, ये जितने धर्म हैं इस धरती पर आज, उन सब की सबसे बड़ी बड़ी आस्थाएं जो हैं, मान्यताएं जो हैं, वह विज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती हैं, लेकिन हैं वो मान्यताएं। और मैं हर उस प्रयास के खिलाफ हूं जो उन मान्यताओं को खंडित करने की कोशिश करे। मुझे याद है चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, विज्ञान भवन में बैठक हो रही थी, मुस्लिम पक्षकार और हिंदू पक्षकार राम जन्मभूमि के सवाल पर। वहां शाहबुद्दीन साहब ने अशोक सिंघल से कहा कि भाई उस समय का कोई बर्थ सर्टिफिकेट है क्या रामलला का? ऐसी चीजों से कटुता बढ़ती है, कटुता बढ़ती है। ईसा मसीह का जन्म कैसे हुआ, ये सवाल क्यों पूछा जाए? मेरी आस्था है उनमें, इतना ही पर्याप्त है। ये सवाल क्यों पूछा जाए कि हजरत बल में जो बाल रखा है वो किसका है? अगर जम्मू कश्मीर की सरकार या कोई अधिकारी इसकी खोज में लग जाए कि जी मैं तो साइंटिफिकली खोज के लाऊंगा, उस खोज का अर्थ क्या? बोध गया में जो दांत रखा है वो गौतम बुद्ध का है या किसका है, इस खोज में क्यों पड़े? करोड़ों की आस्थाओं को छेड़ना चाहते हैं आप? क्यों? मैं हर धर्म का उदाहरण दे दूंगा। मक्का और मदीना जाइए, देखिए वो तर्क की चीजें हैं क्या? तर्क जहां से समाप्त होता है, विज्ञान की चौहद्दी जहां समाप्त होती है, वहां से आस्था का प्रस्थान बिंदु होता है, प्रस्थान बिंदु। गंगा इस देश की आत्मा है, लोग आते हैं वहां परलोक सुधारने। आपको क्या जरूरत पड़ी कि आप इसी की खोज में निकल गए कि जी ये नहर है कि गंगा है? जितनी दूरी तक ये देश की तासीर नहीं जानते नौकरशाह। ये देश वो है जो पत्थर ले आता है हरिद्वार में घाट से और उसको जीवन भर शिवलिंग मानकर पूजता है। ये वो देश है। किस विवाद में ऊर्जा खराब की जा रही है? किस विवाद में ऊर्जा खराब की जा रही है? और एक बात साइंटिफिकली कह दूं, नहीं तो कहेंगे लोग अमिताभ जी पोंगापंथी वाली बात करते हैं, बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं। साइंटिफिकली रजनीश ने इसको काफी व्याख्या इसकी की है, वो भी समझने की चीज है। जहां भी हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, जिन जिन धर्म स्थानों पर, वहां साइंस कहती है कि एक पॉजिटिव एनर्जी जोन बन जाता है। पॉजिटिव एनर्जी जोन वह लाभ देता है, वह लाभ देता है विज्ञान की कसौटी पर भी खड़ा होकर। ये पॉजिटिव एनर्जी जोन है ये हमारे। और एक बात देखिए, कभी मुन्ना सिंह जी चिंतन करिएगा, सुनिए, चिंतन करिएगा, जिन जिन धर्मों में मूर्ति पूजा नहीं है वहां भी तीर्थों की मान्यता है। इस तीर्थ क्यों? क्योंकि तीर्थ पॉजिटिव एनर्जी जोन क्रिएट करता है। मैं हैरान हूं, ये खोज क्यों हुई, किस सिरफिरे ने की और इसका प्रचार क्यों? आज भी लोग इस बात की इच्छा रखते हैं कि काशी में मुक्ति हो। काशी में मुक्ति क्यों हो, इस पर तर्क की जरूरत है क्या? जिंदगी भर आदमी दुनिया भर में घूमता है, लेकिन उसकी इच्छा होती है कि जब मृत्यु हो तो मेरे मुंह में 2 बूंद गंगा जल की पड़े। उस वक्त हम गंगा जल का साइंटिफिक एनालिसिस दिखाएंगे उसको कि इसमें इतने मिनरल हैं, इतने कीटाणु हैं, इतने जीवाणु हैं। नहीं, वो विषय दूसरा है। ये भारत की मानस जिनको पता नहीं, भारत की आत्मा का जिनको ज्ञान नहीं, वो लोग ऐसी नादानी की बातें करते हैं जो आस्था पर चोट करें। जी मुन्ना सिंह जी, आप कह रहे थे। इस वक्त हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जूना अखाड़ा हरिद्वार से धर्मगुरु रविंद्रानंद जी जुड़ गए हैं। गुरुजी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी धन्यवाद। गुरुजी, जो तमाम खोजें हो रही हैं, तमाम तरह के जो ये तर्क दिए जा रहे हैं, माँ गंगा को अब एक वो नहर बता रहे हैं, ये क्या है और क्यों है? ये सब जो है ना, दरअसल क्या है कि यहाँ हमारे हिंदुस्तान में लोगों को बोलने के लिए कोई एक जिम्मेदारी नहीं है। जो मुंह में आया, जिसको जो समझ में आ जाए वो सब बोल देते हैं। एक गंगा जी अगर इतना
प्राचीन ना होती, इसके अगर धार्मिकता या कोई पुराण में इतिहास उल्लेख ना होता या उसका महात्मा ना होता, अभी तक उस धातु के बारे में इतने लोगों को श्रद्धा और विश्वास कहाँ से जागृत होती। ये सब गंगा जी का नाम से पुराणों में उल्लेख है, हिंदुओं का एक धरोहर है और हम उनको माँ मानते हैं। और अन्य जलों से और गंगा जल में बहुत आसमान और जमीन का अंतर है। जी बहुत धन्यवाद आपका। चौहान साहब कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, मैं अभी अमिताभ जी को सुन रहा था तो कहीं उन्होंने उस बात को कहा जिस बात को मैंने हाईलाइट किया था कि सवाल जहां आस्था का सवाल होता है वहां हम उसको विज्ञान की कसौटी पर, मैंने कहा, उसको साइंटिफिकली हम साबित न कर सकते, न करने का प्रयास करना चाहिए। सवाल इस बात का उठता है कि जब हजारों सालों से कुंभ होता है, यही जनमानस मानता है, यही हर की पैड़ी है, तो यदि कोई विवाद कोई न्यायालय में था भी, यदि न्यायालय में कोई विषय विचाराधीन भी था, तो भी सबसे पहले शासन प्रशासन की संवेदनशीलता इस पे निर्भर करती है कि आस्था के प्रश्न को हम पहले देखें कि उसके किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ ना हो। ठीक है। अभी चौहान जी, इस बात का उठता। चौहान जी, मैं आपको पूरी विनम्रता से माफी के साथ रोक रहा हूं। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्ण साहब जुड़ गए हैं। आचार्य जी, ये किस तरह की दलील है, ये किस तरह का शोध कार्य है कि आप सदियों से जिसे हम मां कहते रहे, मां गंगा, उसे हम अब नहर बताने लगे हैं? अमिताभ जी, आपका धन्यवाद, आपने मुझे फोन लाइन पे लिया। जी। जहाँ तक मैं समझता हूँ तो मुझे पूरा विषय एक तो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जितना मेरे संज्ञान में आया है मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि गंगा जो है वो एक सामान्य नदी नहीं है। ये सभी जानते हैं, सारे भारत के लोग जानते हैं कि गंगा हमारी माँ है, आस्था का केंद्र है। और गंगा के साथ छेड़छाड़ सरकारें भी कर रही हैं और तमाम तरह के और लोग भी गंगा को बर्बाद करने में लगे हैं, खत्म करने में लगे हैं। ये हमारे धर्म से छेड़छाड़ है, ये उचित नहीं है जी। जहाँ तक सवाल है न्यायालय का, तो न्यायालय जो है वो वहाँ का जो अतिक्रमण है उसे हटाने का आदेश दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वहाँ जो गंदगी है वहाँ उसका सौंदर्यीकरण करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम खुश होंगे। लेकिन बाकी ये कहना कि ये नहर है और ये नाला है और ये, इससे हमें कष्ट होता है जी। क्योंकि गंगा की हर धार हमारे लिए पवित्र है, गंगा की हर धार हमारे लिए पावन है। ठीक बात है। आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका समाचार प्लस के लिए अपना वक्त देने के लिए। अमिताभ अग्निहोत्री जी, संवाद की टिप्पणी। देखिए, मैं एक बात कहूंगा बहुत भावुक होकर, जब इस देश में डीएनए के परीक्षण की व्यवस्था नहीं थी अतुल जी, तो हजारों हजार साल मां जिसको पिता बता देती थी, बच्चा उसी को पिता मान लेता था। यह भी सवाल आस्था ही का था, भरोसे का था, विश्वास का था, क्योंकि विज्ञान का रास्ता तब नहीं था जो प्रमाणित कर दे। डीएनए तो अभी हाल में आया है टेस्ट, जो प्रमाणित करता है कि जैविक पिता कौन है। अन्यथा मां जिसको कह दे वही पिता। ये वो देश है। और गंगा, कहीं बहे गंगा, कहीं जाए, उसमें पोल्यूशन हो जाए, धारा सिकुड़ जाए, गंगा के फेफड़े चौक हो जाए, फिर भी गंगा इस देश की शरीर में बहेगी, इस देश के लोगों की आत्मा में बहेगी। वहां प्रदूषण नहीं हो सकता। गंगा हमारे खून में बहती है। गंगा इस देश की सभ्यता और संस्कृति का आधार है। गंगा इस देश की आत्मा है। जवाहरलाल जी जैसा व्यक्ति जिसने कभी कर्मकांड पर भरोसा नहीं किया जीवन भर, उनकी एक बहुत प्रसिद्ध वो है उनके बारे में कि वो कहते थे कि भाई मैं तो बाई फॉल्ट हिंदू हो गया। उनका रहन सहन, उनके एटिकेट दूसरे अभिजाति वर्गीय भी होते थे कई बार। उन जवाहरलाल ने क्या कहा कि मेरी मृत्यु हो तो मेरी राख गंगा में बहाई जाए। ये गंगा वो है, इस देश की आत्मा में बहती है। मैं ऐसे नौकरशाहों से बहुत विनम्रता से विनती करूंगा कि हुजूर करने के लिए बहुत काम है देश में और प्रदेश में। कम से कम ऐसे आस्था के केंद्रों की पड़ताल में आप जैसी बुद्धि के लोग समय नहीं लगाएं, जिनको देश की आत्मा, देश के संस्कार और देश की आस्था का काखा गा भी नहीं पता। जी,
और हमारे इस विशेष पेशकश में फिलहाल अभी इतना ही। चौहान साहब बहुत शुक्रिया, रतुड़ी जी बहुत धन्यवाद, अमिताभ जी बहुत शुक्रिया आपका, जनता जनार्दन आपका भी बहुत शुक्रिया। आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। मैं चाहूंगा कि जब भी मेरा जन्म हो वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरणें घर लाओ। सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ। खुशियों के तारे जगमग से तारों को छत पर सजवाओ। अपने अपने सपने घर लाओ। सुपरटेक, yours for life। उत्तर प्रदेश के डीजीपी अमरीश चंद्र शर्मा हटाए गए, डीआर नागर होंगे यूपी के नए पुलिस महानिदेशक। बांदा में समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर, तिरंगे के अपमान के खिलाफ गुलाबी गैंग अध्यक्ष संपत पाल बेमियादी अनशन पर बैठी। वाराणसी के सारनाथ इलाके में विदेशी महिला से छेड़छाड़, 55 साल के बुजुर्ग पर छेड़खानी का आरोप, पुलिस से शिकायत पर हुई गिरफ्तारी। इलाहाबाद में महिलाओं ने युवक को पीटा, दूसरी पत्नी रखने पर गुस्साई महिलाएं, युवक के चेहरे पर पोती कालिक। आगरा में बस चालकों ने जमकर मचाया बवाल, वकील से विवाद के बाद लगाया जाम, रोडवेज अधिकारियों ने मामले को सुलझाया। इटावा के कुरा गांव में ग्राम प्रधान के समर्थकों ने की महिलाओं से मारपीट, विरोध करने पर कपड़े फाड़े, अभी तक दर्ज नहीं हुआ केस। शामली में तेजाब कांड की गुत्थी सुलझी, पीड़ित लड़कियों का जीजा निकला आरोपी, एक तरफा प्यार में 4 बहनों पर फेंका गया था तेजाब। और दिग्गज अभिनेता प्राण को दादा साहब फाल्के अवार्ड, प्राण का सम्मान किए जाने पर बॉलीवुड ने जताई खुशी। समाचार फटाफट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। ये शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। आतंकी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भुल्लर की फांसी को बरकरार रखा है। दरअसल भुल्लर की दया याचिका पर फैसले में हुई देरी को आधार बनाकर भुल्लर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। भुल्लर की दया याचिका 14 जनवरी 2003 को राष्ट्रपति के पास भेजी गई थी, लेकिन राष्ट्रपति के पास ये दया याचिका पिछले साल तक लंबित पड़ी थी। 25 मई 2011 को राष्ट्रपति ने भुल्लर की दया याचिका को खारिज कर दिया था। दया याचिका पर सुनवाई में हुई देरी को आधार बनाकर ही भुल्लर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। आपको बता दें, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर 1993 में दिल्ली में हुए आतंकी हमलों में दोषी पाया गया था, जिसके बाद उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। उत्तर प्रदेश में जनता पर गिरी है सियासी बिजली। बिजली कटौती और कटौती न करने को लेकर हो रहा सियासी खेल जनता के जी का जंजाल बनता नजर आ रहा है। पहले राज्य सरकार ने लिया फैसला कि अब रायबरेली और अमेठी यानी कि सोनिया और राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्रों में 24 घंटे लगातार बिजली की सप्लाई नहीं होगी, तो दूसरी ओर से केंद्र ने यूपी सरकार से बिजली की किल्लत पर जवाब मांग लिया है। सूत्रों की माने तो केंद्र की ओर से राज्य सरकार को एक चिट्ठी लिखकर पूछा गया है कि यूपी में बिजली की आपूर्ति और जरूरत में जो 43% का अंतर है उसे कैसे पाटा जाएगा।
ये चिट्ठी केंद्र की ओर से मार्च में लिखी गई थी और अब राज्य सरकार ने रायबरेली और अमेठी को लेकर ये फैसला किया है, यानी कि लोकसभा चुनाव के पहले अब दोनों ही पार्टियां बिजली को लेकर आमने सामने आ गई हैं।